सभी उससे बात करने के लिए हर वक्त लालायित रहते। एक अनार 100 बीमार जैसी हालत थी ऑफिस में। एक दिन भी यदि वह किसी कारणवश ऑफिस न आए तो उस दिन चपरासी बुधई से लेकर बॉस मिस्टर भटनागर तक का मूड बिगड़ा रहता। सभी के चेहरे पर अजीब सी मानूसियत छा जाती। रंजना है भी इतनी सुंदर, लावण्यमयी, मानो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई अप्रतिम कलाकृतियों में से किसी एक की सजीव नायिका हमारे ऑफिस में आ गई हो। रंजना मेरे ऑफिस की नेत्री है। चपरासी से लेकर बॉस तक सभी से वह एक ही अंदाज में मिलती। सभी के साथ उसका व्यवहार निरपेक्ष रहता। ऑफिस में ऐसा कोई नहीं था जो उसे पसंद न करता हो, चाहे वह पोपले मुंह वाले बड़े बाबू राधेश्याम हो या खिजाब लगाकर आने वाले ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मौलाना बदरुद्दीन हो। पता चला रंजना अपना सर्विस केस जीत गई है। अब वह बड़े बाबू राधेश्याम के वेतन के बराबर में आ गई थी। मेरे पूछने पर दफ्तरी रामदीन ने बताया कि रंजना इस ऑफिस में डाइंग हार्नेस में अपने पिता की जगह पर आज से 10-12 वर्ष पहले नौकरी में आई। सोमवार को उसके छुट्टी का आवेदन पत्र आ गया। वह अपरिहार्य कारणोंवश 2 दिन और अवकाश में रहेगी। 2 दिन भी बीत गए। जब वह सप्ताह के आखिरी दिन भी नहीं आई तब बॉस ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और रंजना के घर का पता देकर कहा कि मैं कल रविवार को अवकाश में रंजना के घर जाऊं और रंजना के ऑफिस न आने का कारण सोमवार को उन्हें बताऊं। रंजना का मकान आसानी से मिल गया। मैंने दरवाजे के बाहर लगी बेल दबाई। अंदर कॉल बेल से कर्णप्रिय ध्वनि निकली। कुछ लम्हों के बाद एक प्रौढ़ महिला ने दरवाजा खोला। वह रंजना की माँ थी, जो प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद मुझे बड़े से ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठने को कहकर अंदर चली गईं। शैलेंद्र, मैं विधवा हो गई हूँ। पिछले शुक्रवार को मेरा तथाकथित पति एक सड़क दुर्घटना में मर चुका है। शांत और सरल शब्दों में रंजना ने स्थिति स्पष्ट कर दी, जिसे रंजना जैसी स्त्री ही कर सकती थी। ओह वेरी सैड, नथिंग सैड, एवरीथिंग इज राइट यू नो। रंजना के सीधे सपाट उत्तर ने मेरी बोलती बंद कर दी। मैं भौचक्का रह गया। कुछ पल के लिए ड्राइंग रूम में निस्तब्धता छा गई। रंजना की माँ इस बीच चाय, बिस्किट व नमकीन टेबल पर रखकर अंदर चली गई। शैलेंद्र, चाय लो। शैलेंद्र, मुझे पता है कि तुम कल्पित नाम से कहानियां लिखते हो। मैं कुछ देर शांत हो गया। यह अति गोपनीय कर्म रंजना ने कैसे अन्वेषित कर लिया? सोफे पर बैठते ही रंजना ने शांत स्वर में एक और प्रश्न दागा। तुम धीरेन्द्र के अनुज हो ना? अभिषेक धीरेन्द्र भाई साहब के कोई मित्र थे, यह मुझे मालूम था, किंतु मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। वही मेरा पति था। पिछले बुधवार अपने किए कर्मों के फलस्वरूप वह एक सड़क एक्सीडेंट में मारा गया। शैलेंद्र, मैं एकाएक चौंका, जैसे कि मेरी चोरी पकड़ी गई हो। शैलेंद्र, तुम मेरे इस डायरी को पढ़ना और फिर लिखना एक कहानी। सच, मेरे द्वारा लिखे मेरे अतीत से तुम्हें कहानी का बहुत उम्दा प्लॉट मिलेगा। अपने कमरे में छोटे से फ्लैट में आने से पूर्व मैं होटल में खाना खा चुका था। फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े बदले और रंजना के द्वारा दी गई डायरी को पढ़ने में तल्लीन हो गया। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। माँ बाबूजी मेरी प्रत्येक फरमाइश पूरी करते थे। मेरे बाबूजी मुझे बहुत चाहते थे, इतना कि शायद ही किसी बेटी को उसके माता पिता द्वारा चाहा गया हो। मुझे ठीक से याद नहीं पड़ता कि कभी माँ या बाबूजी ने मुझे डांटा तक हो। पीटना तो बहुत दूर रहा। इस लाड प्यार ने मुझे किशोर वय में हठीला बना दिया था, जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना पड़ा। तब मैंने हाई स्कूल पास करने के बाद इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया था, जब अभिषेक से मेरी पहली भेंट अपनी सहेली दीप्ति के घर में हुई थी। अभिषेक दीप्ति का बड़ा भाई था, जो इसी शहर के किसी नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। अभिषेक मुझे पहली मुलाकात में भा गया। मैं अक्सर दीप्ति के घर अभिषेक को देखने जाने लगी। उसे देखते रहना, उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता था। मैं सुंदर और आकर्षक तो थी ही, फलस्वरूप अभिषेक भी मुझ में धीरे धीरे रुचि लेने लगा और कब हम दोनों बातचीत की हद पार कर एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखने लगे, कुछ पता ही नहीं चला। एक रात अभिषेक मेरे मन मस्तिष्क में छाया रहता। उसे देखे बिना चैन नहीं मिलता। उसकी एक फोटो 24 घंटे मेरे पास रहती।
अभिषेक मुझसे उम्र में 5-6 वर्ष बड़ा था। मैं उन दिनों यद्यपि उम्र के 16वें वर्ष में चल रही थी, परंतु लाड़ प्यार से पली बड़ी होने के कारण, अच्छी खिलाई पिलाई के कारण मैं अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। हम दोनों का प्यार दीप्ति से अधिक दिन छिप न सका। वह हम दोनों के बीच पनप चुके प्रेम को जान चुकी थी। धीरे धीरे वह भी हम दोनों के प्यार में सहयोग करने लगी। मैं उसे बेहद पसंद थी। वह मुझे बहुत चाहती थी। उसने अकेले में मुझे भाभी कहना भी शुरू कर दिया था। मैं भी उसे अपनी ननद मान चुकी थी। दीप्ति मुझसे उम्र में कुछ महीने ही बड़ी थी। मैं उससे मिलने के बहाने उसके घर पहुंच जाती, जहां पर दीप्ति हम दोनों को अपने कमरे में मिलने देती और स्वयं चौकसी में रहती। मैं और अभिषेक एकांत में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते। अभिषेक की बाहों में आलिंगनबद्ध रहना जितना सुखद लगता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अभिषेक के बिना जी पाऊंगी, तब यह मेरे लिए कल्पना से परे था। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मैं अपनी मर्यादा समझती थी और अभिषेक के उन प्रयासों को मैंने हमेशा रोका जो हमारे प्यार में वासना के द्योतक थे। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरा वह प्यार कितना एक तरफा था, जिसमें आत्मिक प्रेम का नितांत अभाव था। हम दोनों ने विवाह करने का पक्का मन बना लिया था, परंतु हम दोनों के विवाह में सबसे बड़ी 2 दिक्कतें थी। पहली, मैं ब्राह्मण जाति से थी और वह कायस्थ। दूसरी, मैं नाबालिग थी। मैंने एक दिन अपनी माँ को अपना निश्चय अंततः सुनाई दिया। वह दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और मेरे जीवन का अहम दिन था। बाबूजी मेरे इस विचार के विरुद्ध थे। उनके द्वारा दी गई अनेक नसीहतें, आशंकाएं मुझे मेरे निश्चय से डिगा नहीं पाईं। वह दिन अब भी याद करती हूँ तो रोना आ जाता है। बाबूजी ने कहा था, बेटा, तुम दोनों का प्यार महज युवावस्था का शारीरिक आकर्षण मात्र है। हमारी बात मान जाओ। अपनी संतान का भला माँ बाप से अधिक और कहाँ कोई सोच सकता है, इत्यादि। परंतु हाय रे हतभाग्य, तब प्यार के ज्वार ने मुझे इस तरह अंधा कर रखा था कि सिवाय अभिषेक के मुझे अपनी आंखों में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मेरे सिर पर अभिषेक के प्यार का भूत बुरी तरह से सवार था। बाबूजी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी और मुझे माँ की निगरानी में घर में रहने का हुक्म दे दिया। मैं अभिषेक की 2 दिन की जुदाई झेल नहीं पाई और तीसरे दिन बाबूजी के ऑफिस चले जाने के बाद दोपहर में माँ को सोता छोड़ अपने जन्मदाता माँ बाबूजी के प्यार, स्नेह, ममता का त्याग कर मैं कुछ माह पूर्व पन पे अपने प्यार के वशीभूत अभिषेक के पास आ गई। अभिषेक की माँ नहीं थी। उसके पिता की मौन स्वीकृति हम दोनों को मिल चुकी थी। उस दिन अभिषेक के पिता भी कहीं गए हुए थे। दीप्ति और अभिषेक मुझे अपने घर में मिले। मैं दीप्ति के सामने ही लिहाज शर्म छोड़ अभिषेक से लिपट गई। मैं 2 दिन की जुदाई की पूरी कसर निकाल लेना चाहती थी। मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। आनन फानन में हम तीनों ने निश्चय किया कि कानपुर में अभिषेक के मित्र के यहाँ जाकर वहीं हम दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर लें। उसी दिन हम तीनों बस द्वारा अभिषेक के मित्र धीरेन्द्र के यहाँ कानपुर आ गए और अगले ही दिन आर्य समाज मंदिर में धीरेन्द्र की मदद से मेरा विवाह वैदिक रीति से अभिषेक के साथ हो गया। धीरेन्द्र ने हमारे विवाह के समय के फोटो भी खींचे। रात धीरेन्द्र के कमरे में ही मैंने अभिषेक के साथ अपनी पहली सुहागरात मनाई। महीनों से चले आ रहे प्यार की हद को हम दोनों ने पार कर लिया। प्यार की इस नवीन अनुभूति के बीच 4 दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। 5वें दिन जब पुलिस अभिषेक और मुझे पकड़कर ले गई, तब प्यार का ज्वार जीवन की यथार्थ से पहली बार टकराया था। बीते 4-5 दिनों में मेरे माँ बाबूजी की क्या हालत रही होगी, तब मुझे इसकी कोई चिंता न थी, ना ही कोई आभास ही था। मेरे माँ बाबूजी बिना कुछ खाए पिए मेरी तलाश में लग रहे थे। थक हार कर बाबूजी को अपनी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण की नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज करानी पड़ी। मैं अपने बाबूजी को हजार बार कोसती रही। मैंने खाना पीना त्याग दिया। आत्महत्या इसलिए नहीं कर सकती थी कि मेरे बिना अभिषेक कैसे जीवित रह पाएगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि अभिषेक को पुलिस ने कोर्ट के जमानती आदेश पर रिहा कर दिया है। माँ बाबूजी ने मेरे ऊपर कड़े पहरे लगा दिए। लगभग 1 माह बाद बाबूजी को हाई कोर्ट से एक नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में बाबूजी को मुझे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का सख्त निर्देश दिया गया था। नोटिस पाकर मेरे बाबूजी घबरा उठे, जबकि मैं उस दिन बहुत प्रसन्न हुई। अभिषेक ने हाई कोर्ट में हैबियस कार्पस की याचिका दायर करके
अपनी ब्याहता पत्नी अर्थात मुझे अपने माँ बाप की कैद से मुक्त कर उसे प्रदान करने की प्रार्थना की थी। निर्धारित तारीख तक मेरे माँ बाबूजी ने मुझे बहुत समझाया, किंतु तब मेरे कानों में जू तक नहीं रेंगी। मेरे मन में एक धुन थी कि अब मैं अभिषेक की ब्याहता पत्नी और वह मेरा प्रेमी, मेरा पति है। मेरे माँ बाबूजी मुझे समझा कर हार गए। उन्होंने एक वकील भी कर लिया। अभिषेक से मिलने की चाह ने मेरे विवेक को हर लिया था। मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, सिवाय अभिषेक के पास जाने के। मेरे मन में दूसरी बात नहीं थी। निर्धारित तारीख को मेरे माँ बाबूजी मुझे लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। मुझे कोर्ट रूम में अपनी माँ के साथ बैठा दिया गया, जहाँ पर अभिषेक पहले से था। दीप्ति मेरे पास आ गई। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। न्यायालय के कर्मियों ने मुझे रोने मिलने से मना किया है। न्यायाधीश महोदय ने मुझे दूसरे कक्ष में अपने माँ बाबूजी के पास समझाने बुझाने के लिए भेज दिया, परंतु मैं अपने निश्चय से डिगी नहीं। दीप्ति पुनः कुछ देर के लिए मुझसे मिलने आई। उसने भरे गले से मुझसे कहा, भाभी, भैया ने तुम्हारे पीछे अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वह तुम्हारे लिए जेल गए, पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित किए गए, मेरे पापा के बुरे बने। भाभी, जब जज साहब तुमसे पूछें कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तब तुम्हारे कहने मात्र से न्यायालय वही आदेश करेगा जो तुम कहोगी। तुम्हें जज साहब से केवल यह कहना है कि तुम्हारी शादी भैया के साथ कानपुर में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से हो चुकी है और तुम अपने पति के पास जाना चाहती हो। फिर कोर्ट में मैंने जज साहब के पूछने पर दीप्ति के द्वारा बताए गए शब्द ज्यों के त्यों दोहरा दिए। फलस्वरूप न्यायालय ने मुझे अभिषेक के साथ जाने की अनुमति दे दी। यद्यपि बाबूजी के वकील के द्वारा न्यायालय में मेरे नाबालिग होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया था, परंतु मैं न्यायालय की दृष्टि में शारीरिक रूप से देखने में बालिग प्रतीत हुई और बाबूजी के वकील की यह दलील असफल रही। कोर्ट के आदेश पर अभिषेक के साथ उसके घर जाने के बाद पहली बार मैं अपने माँ बाबूजी को याद कर रोई थी। उस समय मुझे यह विश्वास था कि कुछ दिनों में जब सब सामान्य हो जाएगा, तब माँ बाबूजी मेरे प्यार को स्वीकार कर मुझे व अभिषेक को अपना आशीर्वाद दे देंगे। अभिषेक के घर में हमारी पहली रात की तैयारी मेरी प्रिय ननद दीप्ति ने बड़े चाव से की थी। रात को जब अभिषेक मेरे पास आया तो मैं सकुचाई शर्माई सी उसकी ओर से होने वाली पहल को सोच सोचकर मन ही मन गदगद हो रही थी, किंतु सोचे गए मीठे पलों के स्थान पर अभिषेक मुझ पर किसी वहशी दरिंदे की भांति टूट पड़ा, जैसे कई दिनों से भूखे भेड़िए के सामने मांस का टुकड़ा डाल देने पर वह उस पर टूट पड़ता है। किंतु अभिषेक के इस परिवर्तित व्यवहार ने मुझे परेशानी में डाल दिया। उसने किसी बलात्कारी की भांति रोशनी में मुझे जबरन निर्वस्त्र कर दिया। मेरे विरोध न करने पर भी वह मुझे बेरहमी से नोचते खसोटते हुए एक तरह से मेरे साथ बलात्कार करने लगा। मैं अभिषेक की दरिंदगी झेलती रही। जब उसका उन्माद ठंडा हुआ तब वह बिना मुझसे बोले एक और करवट लेकर सो गया। मैं सारी रात अपने विभिन्न अंगों में उठ रहे दर्द और मानसिक परेशानी के कारण ठीक से सो न सकी। अगले दिन बीती रात में अभिषेक के द्वारा किए गए पाशविक व्यवहार को मैं यह सोचकर भूल गई कि काफी दिनों बाद मुझे पाकर एकाएक उसकी शारीरिक भूख जाग उठी होगी, जिसके कारण वह अपना विवेक खो बैठा। परंतु मेरा यह सोचना निरर्थक रहा, क्योंकि दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर आगे आने वाली प्रत्येक रात को वह मुझे किसी दरिंदे की भांति मिलता, अपने दांतों नाखूनों से मुझे इस बेरहमी से नोचता खसोटता कि मैं दर्द से चीख पड़ती। मेरे चीखने से उसकी हैवानियत और बढ़ जाती थी। अंततः मैंने दीप्ति को एक दिन अपने शरीर पर पड़े तमाम घावों को दिखाकर अभिषेक की हिंसक प्रवृत्ति के बारे में बताया। दीप्ति ने मेरे साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर अभिषेक को बुरा भला कहा। तब पहली बार अभिषेक ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा था। एक बार जो अभिषेक ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू किया तो फिर आए दिन वह छोटी छोटी बातों को लेकर अकारण मुझ पर हाथ उठाने लगा। वह मुझे व मेरे बाबूजी को बुरी बुरी गालियां देते हुए बाबूजी को देख लेने की धमकी देता। बाबूजी के द्वारा पुलिस रिपोर्ट करने के बाद जब अभिषेक हवालात में बंद कर दिया गया था, तब पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया था, जिसका बदला वह मेरे ऊपर अत्याचार करके ले रहा था।
अभिषेक ने मुझे मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने के नए नए तरीके खोज लिए थे। दिन में वह मुझे मानसिक वेदना पहुंचाता और रात में शारीरिक यंत्रणा। अब उसको मुझ में कमियां ही कमियां दिखाई देने लगी थी। मैं स्वाभिमानी लड़की थी, इस रूप में अपने माँ बाबूजी के घर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने कर्तव्यों के साथ उस पल की प्रतीक्षा करने लगी जब अभिषेक का सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा और वो मुझे पहले की तरह प्यार करने लगेगा। परंतु वह दिन कभी नहीं आया, बल्कि अभिषेक के अंदर बदले की भावना और अधिक गहराती चली गई। फलस्वरूप मेरे ऊपर उसकी यातनाएं और अधिक बढ़ती चली गईं। अब वह अक्सर शराब पीकर आने लगा था। नशे की हालत में वह और अधिक हिंसक हो उठता। दीप्ति या पापा जी के डांटने या समझाने से वह बौखलाकर मेरे साथ और अधिक दूर व्यवहार करता। मैंने अपने दुख दर्द को किसी से कहने के स्थान पर अपने तक ही सीमित रखना शुरू कर दिया। मैं हर किसी से उसकी होकर रहना चाहती थी, किसी प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करना चाहती थी। मुझे विश्वास था कि मेरे दुख के बादल कभी तो छटेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। अभिषेक के घर में एक एक पल बिताना मेरे लिए कभी स्वर्ग की भांति रहा था, वही स्वर्ग आज मेरे लिए नरक से भी बदतर हो गया था, जहाँ पर एक एक पल रहना घुट घुट कर जीना था। अपने माँ बाबूजी से बिछड़े हुए मुझे लगभग 6 माह से अधिक गुजर चुके थे। मुझे हर पल उनकी याद आती, उन्हें याद कर मैं रोती रहती। आंखों के सामने माँ बाबूजी के द्वारा मुझे समझाने के वह पल याद आ जाते। माँ बाबूजी भी इसी शहर में लगभग 10 किलोमीटर के फासले पर रहते थे, किंतु बाबूजी अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। और फिर उस रात को तो मेरी सारी सहन शक्ति ही जवाब दे गई जब अभिषेक अपने मित्र धीरेन्द्र को लेकर रात घर लौटा। दोनों शराब के नशे में डूबे थे। उस रात दीप्ति व मेरे ससुर शहर से बाहर गए हुए थे। मैं नशे में लड़खड़ाते अभिषेक को संभाल कर अंदर लाई। धीरेन्द्र भी पीछे पीछे आकर सोफे पर बैठ गया। अभिषेक अपने मित्र के सामने मुझे बुरा भला कहते हुए थप्पड़ मारने लगा। मैं उसकी मार सहते हुए उसके जूते मोजे उतारने लगी। धीरेन्द्र सोफे पर बैठा यह दृश्य असमंजस की स्थिति में देख रहा था। एकाएक अभिषेक हिंसक हो उठा। उसने अपने मित्र के सामने ही मुझसे अभद्रता शुरू कर दी। मैं एकांत में तो ऐसा बर्दाश्त करती ही चली आ रही थी, किंतु आज अपने मित्र के सामने की जा रही उसकी शैतानी चेष्टा का मैंने विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने अभिषेक की कलाई में अपने दांत जोर से गड़ा दिए। वह दर्द से बिलबिला उठा। उसकी पकड़ कमजोर होते ही मैं अपने अर्धनग्न शरीर को अपने हाथों से छुपाते बेडरूम की ओर भागी। अभिषेक भी तेजी से मेरे पीछे आया। मैं बेडरूम का दरवाजा बंद न कर सकी। वह दरवाजा ठेलकर अंदर आ गया। अभिषेक ने मुझे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने मित्र को आवाज दी। धीरेन्द्र नशे की हालत में लड़खड़ाता हमारे बेडरूम में आ गया। मैं हिलडुल भी नहीं सकती थी। फिर उसने मेरी बाएं हाथ बेरहमी से मोड़ना शुरू कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठी। वह मेरे माँ बाबूजी को और मुझे अश्लील गालियां देते हुए मेरे कपड़े फाड़ने लगा। मैं इसके द्वारा अपने मोड़े जा रहे हाथ से निस्सहाय सी हो गई। वह मुझे अपने मित्र की उपस्थिति में निर्वस्त्र करने पर तुला हुआ था। कोई भी स्त्री अपने पति के सामने तो निर्वस्त्र होती ही है, परंतु वह यह कदापि सहन नहीं कर सकती कि उसका पति उसे खुलेआम किसी दूसरे के सामने निर्वस्त्र करना तो दूर, उसे अश्लील संकेत तक करे। अभिषेक की धीरेन्द्र के सामने बढ़ती जा रही कुचेष्टा से मैं स्वयं को बचा नहीं सकी। अभिषेक राक्षसी हंसी हंसता हुआ बोला, साली आज मेरे यार को भी खुश करेगी, आओ धीरेन्द्र। वह मेरे निर्वस्त्र शरीर को धीरेन्द्र की ओर करते हुए बोला। एकाएक मेरे शरीर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरी। अभिषेक की पैशाचिक मंशा जानकर मैं नर्वस हुई जा रही थी। घबराहट के कारण मेरे मुंह से एकाएक आवाज निकलना बंद हो गई। धीरेन्द्र मेरी ओर बढ़ा। मैं निरीह आंखों से अपनी ओर बढ़ रहे शराब के नशे में चूर धीरेन्द्र की ओर देखने लगी। फिर हाथ के इशारे से उसे अपनी ओर न आने के लिए मना करने लगी। धीरेन्द्र मेरे काफी निकट आ चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर का स्मरण करने लगी। तभी एकाएक आशा के विपरीत मैंने अपने शरीर को बेड कवर से ढका पाया। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा धीरेन्द्र ने एक जोरदार मुक्का अभिषेक के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे वह लड़खड़ा कर वहीं
फर्श पर ढेर हो गया। अभिषेक की पकड़ से छूटते ही मैं बेड कवर ओढ़े दूसरे कमरे की ओर भागी। धीरेन्द्र अभिषेक को उसके कुकृत्य पर धिक्कारते हुए उसकी पिटाई करने लगा। दूसरे कमरे में मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और किसी भी सूरत में अपने माँ बाबूजी के घर जाने का निश्चय कर लिया। मध्य रात्रि का समय हो रहा था। किसी भी बात की परवाह किए बिना मैं अभिषेक के घर से निकल पड़ी। कुछ देर बाद ही मुझे ऑटो रिक्शा मिल गया और 10-12 किलोमीटर दूर स्थित मैं अपने बाबूजी के घर पहुंच गई। महीनों बाद मैंने अपने बाबूजी का घर देखा, जहां पर मैंने अपने जीवन के 17 साल बिताए थे। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैं बदहवास सी कॉलबेल के पुश बटन को दबाने लगी। जैसे दरवाजा जल्दी न खुला तो पीछे से अभिषेक मुझे घसीट कर अपने साथ वापस ले जाएगा। दरवाजा बाबूजी ने खोला। वह मुझे ठीक से पहचानने की कोशिश करने लगे। मुझे इस हालत में इतनी रात आया देख बाबूजी को एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी। बाबूजी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछते जा रहे थे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, जबकि वह मेरी हालत देखकर सब कुछ समझ चुके थे। एकाएक बाबूजी को अपने सीने में तेज जलन महसूस हुई और वह लड़खड़ाए। मम्मी और मैंने उन्हें संभालना चाहा, किंतु हमारे संभालते संभालते वे वहीं फर्श पर गिर पड़े। डॉक्टर अंकल की कार में किसी तरह बाबूजी को लेकर हम सब मेडिकल कॉलेज आ गए और उन्हें आईसीयू में एडमिट करा दिया। समय पर पहुंच जाने से बाबूजी की हालत में तेजी से सुधार होना शुरू हो गया। खतरा टल चुका था। एक दिन बाद ही अस्पताल से हिदायतों के साथ बाबूजी को डिस्चार्ज कर दिया गया। अभिषेक के यहाँ मेरी हुई दुर्गति और आगे के मेरे जीवन को लेकर बाबूजी बेहद चिंतित और दुखी रहने लगे थे। इन्हीं संकट के दिनों में एक दिन अभिषेक ने आकर स्वस्थ हो रहे बाबूजी को पुनः अस्पताल पहुंचा दिया। अभिषेक मुझे बलपूर्वक लेने आया था, जिसके साथ न जाने का फैसला मैं कर चुकी थी। अपनी इकलौती बेटी का जीवन तबाह करने वाले अभिषेक से बाबूजी वैसे ही खार खाए हुए बैठे थे। उसे अपने सामने देखकर वह गुस्से से उत्तेजित हो उठे। फलस्वरूप उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और उनके मुंह से झाग निकलने लगे। अभिषेक मेरे बदले तेवर और बाबूजी की हालत देख लेने की धमकी देकर चला गया। एक सप्ताह बाद ही हाईकोर्ट से बाबूजी के नाम हैबियस कार्पस की एक नोटिस मिली, जिसमें मुझे 2 दिन बाद ही कोर्ट में उपस्थित कराने का बाबूजी को निर्देश दिया गया था। मैंने मम्मी को समझा लिया कि वह इस नोटिस के बारे में बाबूजी को कुछ न बताएं। मैंने नोटिस फाड़कर फेंक दी और नोटिस में निर्धारित तारीख को कोर्ट में नहीं गई। दूसरी और तीसरी नोटिस की अवहेलना करने के बाद जब कोर्ट का सख्त आदेश अगली बार बाबूजी के नाम आया, तब मैं बाबूजी को गंगा मौसी की निगरानी में छोड़ अपनी मम्मी के साथ निर्धारित तारीख को कोर्ट में पहुंची। साथ ही मैं उस रात की घटना का भी जिक्र किया जिस रात मैंने अभिषेक का घर छोड़ा था, जिसे सुनकर जज साहब तक की आंखें नम हो गईं। मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के कुछ निशान भी जज साहब को दिखाए और अपने बाबूजी की वर्तमान हालत से उन्हें अवगत कराते हुए विनती की कि मेरे ऐसे राक्षस पति से रक्षा की जाए और मुझे अपने माता पिता के पास रहने दिया जाए। जज साहब ने मुझे सुनने के बाद मेरे पक्ष में निर्णय दिया और मेरे वकील की प्रार्थना पर मुझे पुलिस के संरक्षण में अपने माता पिता के यहाँ भेजे जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ऑफिसर कक्ष में मुझे मम्मी के साथ काफी देर पुलिस की प्रतीक्षा में बैठना पड़ा। अभिषेक कोर्ट के रुख को देखकर पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुका था। लिवर अटैक से भी 2 बार दिल का दौरा पड़ जाने से बाबूजी ने अपने आगे के जीवन का भरोसा त्याग दिया था। वह अपने जीते जी मुझे स्वावलंबी बना देना चाहते थे। उन्होंने मेरे आगे की छूटी पढ़ाई फिर से शुरू करा दी। अभिषेक के ऊपर अत्याचार व उत्पीड़न का केस दायर करवा दिया और वकील से अपनी वसीयत भी तैयार करवा ली। बाबूजी के द्वारा मुकदमा दायर करने से अभिषेक ने भी विवाह विच्छेद की अर्जी पारिवारिक न्यायालय में दाखिल कर दी। उसने बातों ही बातों में हम दोनों को पुनः एक हो जाने की बात कही, परंतु मैं स्वर्गीय बाबूजी की इच्छा के विरुद्ध अब कोई कदम उठाकर उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। बाबूजी के स्वर्गवास के 2 माह बाद ही डाइंग हार्नेस के अंतर्गत उनके उत्तराधिकारी के रूप में एवं उन पर आश्रित होने के कारण मुझे उनके विभाग में नौकरी मिल गई। बाबूजी के जीते जी तो मैं स्वावलंबी नहीं बन सकी, किंतु मरणोपरांत वह मुझे स्वावलंबी बना गए थे। अपने बाल्यकाल में मैं बाबूजी के दफ्तर 3-4 बार ही आई थी। तब मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी यहाँ नौकरी करनी। शैलेंद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा। वाकई डायरी की अंतिम पंक्तियां पढ़ने के बाद उसकी हृदय गति में बढ़ोतरी हो चुकी थी। उसने टेबल पर रखी रिस्ट वॉच में देखा। रात्रि के 11 बजने को थे।
वह उठकर बाथरूम में गया, पानी पिया, कमरे की लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद आने से पहले उसके मन मस्तिष्क में रंजना के भूत, वर्तमान और भविष्य के कई चित्र बनते बिगड़ते रहे। कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।